हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, जब हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो आपका खान सर के द्वारा आपका 12वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है। उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 31 का पार्ट 2। याद रखिएगा, पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अपलोड हो चुका है। नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो में पूरा देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा भैया। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.15x पे जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम नया नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 75 से। प्रश्न नंबर 75 का आंसर हम आप लोगों को बोले थे कि कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं बताएं तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक आपका क्या बोल रहा है। दमनकारी तीन प्रणाली ने बिहार के किसानों को अपनी जोत का 3.20वें हिस्से नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये कथन 2 में इन नील किसानों को क्रूर शोषण और पीर मोहम्मद मुनीस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए मुनीस ने दुख आत्मा के दुखी हृदय जैसे क्षमन नामों के तहत प्रताप समाचार पत्रों में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको देखिए चंपारण सत्याग्रह के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। बताइए, देखिए प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोला। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो सबको पता है भी आपका। देखिए 10,40,99,452 इतना आपका जनसंख्या थी। याद रखिए, देखिए 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला आबादी राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए और लाइक भी जरूर कर लीजिए। अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिहार से बहने वाली नदियाँ और उसके प्रसिद्ध स्थानीय प्राचीन या वैकल्पिक नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। बताइएगा, बिहार से बहने वाली नदियाँ और उनके प्रसिद्ध स्थानीय प्राचीन या वैकल्पिक नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, बूढ़ी गंडक सिकरहाना बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। फाल्गु नदी निरंजना बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, गंडक आपका सप्तकोशी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसका आप सही उत्तर हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। सोन आपका देखिए हिरण्यवा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही उत्तर। देखिए गंडक आपका जो है सो देखिए बूढ़ी गंडक हो गया, और फाल्गु हो गया, और सोन हो गया, याद रखिएगा। देखिए गंडक नदी को प्राचीन काल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। गंडक को आपका नारायणी नदी के नाम से भी आपका जाना जाता है, याद रखिए। इसमें बोल रहा था कौन सा आपका गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। 78 नंबर प्रश्न बताइएगा, प्राचीन मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। क्या बोल रहा, प्राचीन मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा नगद शक, क्या होगा नगद शक, यानी कि हर्यक वंश, याद रखिएगा। देखिए आपका कहाँ हो जाएगा, तो पहला देखिए आपका हो जाएगा ये, याद रखिएगा पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा महानंदीन, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा संप्रवती, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा देवभूति, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देवभूति आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक जिसकी उन्होंने मूल्य वासुदेव कर्ण की हत्या कर दी, और उन्हें वासुदेव कण्वन ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना को थी कौन, आपका देवभूति, यानी कि शुंग वंश, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। तो बिहार मुगल वंश के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में मुगल वंश के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में अकबर ने 1574 में पटना पर कब्जा करने और
अफगान शासक दाऊद खान करानी को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कथन 2 देखिए क्या है, राजकुमार परवेज बिहार के सूबेदार गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले शाही मुगल राजकुमार थे, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक समारोह, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बिहार में मुगल वंश के इतिहास के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आपका 3 गलत है, 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए खरकुशियार पटना में 1713 में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक कराने वाले पहले मुगल सम्राट थे। हालांकि शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में 1761 में अंग्रेज कारखाने के अंदर हुआ था, लेकिन वह ऐसा करने वाले दूसरे सम्राट थे, पहले नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरे थे, पहले नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। तो आधुनिक बिहार में प्रारंभिक राजनीतिक जागृति और इन आयोजनों की अध्यक्षता करने वाले, इनका नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आधुनिक बिहार में प्रारंभिक राजनीतिक जागृत और इन आयोजनों की अध्यक्षता करने वाले या इनका नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना कि बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र 1908 में सच्चिदानंद सिन्हा के कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा। देखिए 1908 में पटना में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सर अली इनाम कौन किए थे, सर अली इमाम ने किए थे, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा ने, याद रखिएगा। ये में होम रूल की स्थापना 1916 में मजरूल हक ने किए थे, ये आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र 1909 में अली इनाम किए थे, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा। इसका सही उत्तर देखिए इसका देखिए आपको कौन अली इनाम नहीं किए थे, आपका मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र आपका 1909 में जो हुआ था, तो आपको कौन किए थे, तो ये आपका देखिए सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, और अली इमाम जो सो आपका पहला किए थे, याद रखिए। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, केवल आपका एक यूं सुमिलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। कहते हैं नव नालंदा महाविहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नव नालंदा महाविहार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कथन 1 में देखिए क्या, प्राचीन नालंदा महाविहार में बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। कथन 2 में देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे 2006 में डीम टू विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था, जो कि बिल्कुल आपको ये भी सही हो जाएगा। 3 में आपका है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 सेकंड रुकिए भैया जी। इसमें बोला कि कौन सा कथन गलत है, माफ कीजिएगा, हम सही समझ लिए थे, बोले आंसर इसका कौन सा होगा। देखिए महाविहार में 2025 से पहले व्यापक पाली हिंदी शब्दकोश का कार्य पूरा किया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह इतिहास इंद्र पुष्करिणी झील के उत्तर तट पर स्थित हैं, जिसके दक्षिणी तट पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, याद रखिए, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार के संबंध में कौन सा कथन गलत था, तो गलत ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिए। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका गलत है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नव नालंदा महाविहार ऐतिहासिक इंद्र पुष्करिणी झील के दक्षिणी तट पर स्थित हैं, जबकि प्राचीन नालंदा महाविहार खंडहर उत्तरी तट पर परिसर कैंपस के ठीक सामने स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जिले कोसी नदी के बाएं तट पर स्थित है, बताइए कौन सा जिला आपका जो है कोसी नदी के बाएं तट पर आपका स्थित है। याद रखिए, देखिए आपका सुपौल जो है सो आपका कोसी नदी के बाएं तट पर स्थित है, आपका सहरसा भी और मधेपुरा भी और आपका अररिया भी और आपका पूर्णिया भी, याद रखिएगा। देखिए सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया कोसी नदी के आपका बाएं तट पर स्थित है। खगड़िया, दरभंगा आपका दाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। बाएं तट पर आपका ये पांचों स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, तो ये कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में देखिए आपका है, बड़ुआ नदी मुंगेर जिले में चकाई पहाड़ियों से निकलती है और भागलपुर में नथनगर के पास गंगा में मिलती हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये 2 में बिहार में बड़ुआ नदी की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
कि चंदन नदी झारखंड के देवघर के पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिलने से पहले डेल्टाई विशेषता प्रदर्शित करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चंदन नदी की कुल लंबाई 218 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। चलिए बताइए चंदन नदी का आपका लंबाई कितना है? तो देखिए बिहार में आपका कितना लंबाई, बिहार में आपका 118 किलोमीटर। कितना है? तो 118 किलोमीटर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा है? 1, 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 84 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बिहार में स्थित अनुसंधान संस्थानों और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिहार में स्थित अनुसंधान संस्थान और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म आपका गलत है ये बताना। देखिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, ये बिल्कुल आपका सही है। राजेंद्र स्मारक चिकित्सक विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना, बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भागलपुर, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा बोल रहा था कौन सा युग्म आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका भी सही उत्तर हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका जो गलत है इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए बिहार में स्थापित नैपर राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान स्थान भागलपुर में नहीं बल्कि हाजीपुर में है। ये भागलपुर आप काट दीजिएगा, यहाँ पर लग दीजिएगा हाजीपुर। हाजीपुर याद रखिए, हाजीपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेट आपको ये यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता, सिर्फ हम करवाते हैं सबसे पहले। बाद में 1-2 और कोई करवाते होंगे तो हमको नहीं पता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक सेट आपको यहाँ यही चैनल पर मिलेगा। देखिए बिहार के एक विशिष्ट जिलों के संबंध में निम्नलिखित भौगोलिक और कृषि विशेषताओं पर विचार कीजिए। बिहार के एक विशिष्ट जिले के संबंध में निम्नलिखित भौगोलिक और कृषि विशेषताओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कितने जिले का वर्णन किया जा रहा है? बताइए किस जिले का वर्णन किया जा रहा है? यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन सा जिला का वर्णन किया जा रहा है? देखिए यह राज्य के सभी सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा। 2 में आपका यह अनूठी कृषि जलवायु परिस्थितियाँ जिनकी विशेषता अम्लीय मिट्टी और उच्च आर्द्रता है, इसे बिहार के चाय का सबसे बड़ा व्यापारिक उत्पादक बनाती है। देखिए कथन 3 में आपका बोल रहा है 2011 जनगणना के अनुसार इस जिले ने पूरे राज्य में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 106 वर्ष दर्ज किए हैं। तो कौन से जिला का कर रहे हैं? तो ये आपको किशनगंज जिला का आपका ये बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए किस जिला का बात कर रहे हैं? तो किशनगंज जिले का आपका वर्णन किया जा रहा है। ये आपका किशनगंज के बारे में आपका तीनों कथन बिल्कुल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। तो गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु भागलपुर के किस से जोड़ता है? गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु भागलपुर को किससे जोड़ता है? तो भागलपुर को जो है सो अपन नवगछिया से जोड़ता है, याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 87 नंबर प्रश्न बताइए। तो बिहार के दियारा भूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के दियारा भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन आपका सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है। देखिए 1 में ये सक्रिय जलधारा के भीतर और उसके किनारे नवीनतम जोड़ से निर्मित नदीय भूभाग है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला 88 नंबर प्रश्न बताइए। बिहार का संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पटना में स्थित है। इसका क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 89 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए सूची 1 में आपका क्षेत्र दिया और सूची 2 में आपका बिहार बजट 2026-27 में आवंटन दिया गया है। तो बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए कथन 1 में आपका है, अच्छा मिलान करने वाला, ये मिलान करने वाला है। देखिए स्वास्थ्य में आपका बिहार बजट 2026 का कितना आवंटन किया गया है? तो स्वास्थ्य में आपका सबसे ज़्यादा आपका किया गया, ध्यान में रखिए 14.3%, ये आपका 4 में हो जाएगा। बिहार ग्रामीण विकास बिहार बजट 2026-27 का कितना आवंटन किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में? तो ये आपका किया गया 9.4%। कितना? 9.4%। कृषि में आपको कितना आवंटन किया गया? तो कृषि में आपका किया गया 2.6%। पुलिस में किया गया 5.2%, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। तो बिहार बजट 2026-27 में किसानों के लिए औषधीय आय सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार बजट 2026-27 में किसानों के लिए औषधीय आय सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में राज्य के इन योजना का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कि किसान या किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये प्रदान करेगी, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा।
देखिए 3 में आपका है, यह केंद्रीय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले प्रति वर्ष 6,000 रुपये अतिरिक्त होगी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसीलिए एक लाभार्थी किसान को कुल मिलाकर प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्राप्त होंगे, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि चारों कथन आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? बिहार बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित आय सहायता के संबंध में चारों कथन आपका सही है। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी 4 कथन आपका बिल्कुल सही है। 91 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में स्वीकृत बिहार एआई मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग का विस्तार करना है? तो हाल ही में स्वीकृत बिहार एआई मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग का विस्तार करना है? उपयोग का आपका विस्तार करना है तो वो कहाँ करना है? तो याद रखिए, देखिए ये आपका करना है कृषि में करना है, स्वास्थ्य सेवा में करना है, और आपका शिक्षा में आपका बुद्धिमत्ता का उपयोग का विस्तार करना है, शासन में करना है, सहकारी में करना है, और आपका सार्वजनिक सेवा वितरण में करना है। याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका जो सो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के बिजली क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए कितने सुमेलित, देखिए एक में 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 374 किलोवाट घंटा है। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक आपका जो बिल्कुल सही है। 2024-25 में AT&C हानियाँ 15.54% है, जो बिल्कुल आपका ये भी सही है। 3 में आपको 2025 तक ग्रिड सब स्टेशन की संख्या 175, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अनुमानित कुल बिजली मांग में घरेलू उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी 47.78%, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चारों कथन आपका जो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। बताइए, पटना नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको विचार करना। देखिए इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1952 को हुई थी, जिसने पूर्ववर्ती पटना सिटी नगर पालिका और पटना प्रशासन समिति का स्थान लिया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 2 में आपका पटना नगर निगम के अंतर्गत सभी 75 वार्डों का कार्यकारी नियंत्रण विकेंद्रीकृत हैं और इसे 4 प्रशासनिक अंचलों में विस्तारित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी कथन गलत है, सही नहीं है, गलत है भैया। इसका माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, नगर निगम के सशक्त अस्थायी समिति में महापौर और उप महापौर सहित 9 सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पटना नगर निगम के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। बिहार IT इंडस्ट्री मीट 2026 का आयोजन होने वाला है, कहाँ होने वाला? बिहार IT इंडस्ट्री मीट 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये आपका हैदराबाद में होने वाला है। ध्यान रखिए, कहाँ होने वाला है? तो हैदराबाद में होने वाला है। देखिए आगामी बिहार IT इंडस्ट्री मीट 2026 7 अगस्त 2026 को हैदराबाद में आयोजित होने के लिए निर्धारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य के AI आधारित समाधान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन भारतीय AI कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन किए हैं? तो ये आपका किए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए सर्वम AI और आपका किए हैं ये कोरोबर प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा। 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। तो लाफर वक्र यह दर्शाता है कि कराधान एक निश्चित दर के बाद दर में वृद्धि करने की कुल राशि कम हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न होती है, समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत बचत प्रवृत्ति को सटीक रूप से परिभाषित करता है? सटीक रूप से परिभाषित करता है, तो सटीक रूप से परिभाषित आपका जो है आय के किसी भी अतिरिक्त इकाई का वह अनुपात जिसे बचत के लिए आवंटित किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सब अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बात को मानते हैं, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ऐसा सेट ही अर्थशास्त्र का ऐसा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है कि समझ में बहुत कम आता है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था में वापसी अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ होती है जब
जब जब अनिश्चित कम हो गई हो, ऋण जीडीपी 50% के समर्थन रूप में करीब हो, जीडीपी का 3% समर्थन रूप से करीब हो। याद रखिएगा ये तीनों आपका टिकाऊ होगी जब, ये तीनों आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 तीनों आपका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 की बताए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कृषि के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था। तो ये आपका सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना ये आपका शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 100 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जलवायु परिवर्तन पर रेखांकित किए गए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जलवायु परिवर्तन पर रेखांकित किए गए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है। कथन एक में महत्वपूर्ण खनिज और भंडारण प्रणालियाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से के अधिक उपयोग में दो प्रमुख बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि बिल्कुल कथन एक सही हो जाएगा। जलवायु बीज समग्र अनुकूलन और शासन में एक बाध्यकारी बाधा बना हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीनवें होगा निवेश का पैमाने पूरा करने के लिए घरेलू संसाधन अपर्याप्त हैं, जो कि ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तीनों कथन आपका जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 सामाजिक आर्थिक विकास सूचकांकों और उन्हें विकसित या प्रकाशित करने वाले प्रमुख संगठनों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है कितने युग्म सुमिलित है। देखिए एक में मानव पूंजी सूचकांक HCI विश्व बैंक क्या आपका सुमिलित है, तो आप लोग बोलिएगा सी भी है, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। समावेशी विकास सूचकांक IDI विश्व आर्थिक मंच बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में आपका है बेटर लाइफ इंडेक्स आर्थिक और सहयोग और विकास संगठन बिल्कुल सही सुमिलित हैं। 4 में आपका है वैश्विक भुखमरी सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। क्या आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 4 का तक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, या संयुक्त रूप से 2 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि कर्सन वर्ल्ड वाइड और एंथुगर हिल्फ, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 युग्म आपका सही सुमिलित हैं। 102 नंबर प्रश्न बताइए केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखनीय पूंजीगत व्यय के राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखित पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका गलत हैं, ये आप लोग को बताना कितने गलत है। देखिए एक में 2026-27 में पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में राज्यों को कितना 2,50,00,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2,05,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका इसमें है ये विशेष ब्याज मुक्त ऋण है। क्या कथन 2 आपका सही है, तो कथन 2 जो है सो आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्कुल सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, कथन 1 जो है आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। हम सही कैसे कर दिए, कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। 2 में आपका ये एक विशेष ब्याज मुक्त है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 में आपका 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 1,44,000 करोड़ रुपये हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही उत्तर हो जाएगा। 2025-26 के लिए आवंटन 1,50,050 करोड़ रुपये था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा ना कि 3 कथन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, तो 101 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 103 की ओर। बताइए वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के निर्यात प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में भारत के कुल निर्यात 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकड़े को पार कर एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 में यह वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सेवा निर्यात का कुल मूल्य इसके वस्तु निर्यात के कुल मूल्यों से अधिक रहा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। 3 में देखिए आपका है निर्यात में रिकॉर्ड ऊंचाई के बावजूद भारत ने इस वित्तीय वर्ष के लिए समग्र व्यापार घाटा दर्ज किया है, जो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर
104 की ओर। तो प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी के किस प्रकार के कर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी को किस प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो प्रत्यक्ष कर में आपको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। बताइए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 और 25 के बीच शहरी महिला बेरोजगारी दर में गिरावट थी। कितना गिरावट थी? तो ये आपका 0.3 अंक आपका गिरावट थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। क्या करना है बताइए? तो क्या करना है? तो मिलान करना है। चलिए बिना आंसर देखे मिलान कीजिए तो मजा आएगा। क्योंकि सूची को आपका सिद्धांत दिया और सूची टोमों का संबंधित विषय दिया हुआ। तो सार और तत्व का संबंधित विषय आपका क्या हो जाएगा? सार और तत्व का संबंधित विषय आपका हो जाएगा विधायी क्षमता के लिए किसी कानून का वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करना। याद रखिए, ये आपका 2 में हो जाएगा। देखिए, इज विधान बताइएगा, इज विधान आपका हो जाएगा, ये 4 में हो जाएगा। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से वह करना जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, ये आपका 4 में हो जाएगा। देखिए, समंजय स्वयंपूर्ण अर्थावन्य, ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपको मिलान कीजिएगा तो ये आपका 1 में हो जाएगा। किसी कानून का स्पष्ट रूप से परस्पर विरोध प्रावधान में समन्वय स्थापित करना। और असंगति बच के तो यह हो जाएगा संपत्ति विषय पर संघ और राज्य के कानूनों के बीच असंगति, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। तो विभिन्न मंत्रालयों से संबंध संसद की सलाहकार समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न मंत्रालय के संबंध संसद की सलाहकार समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका संसदीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा, जिसमें 2 सदनों का एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जिसमें से दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपको शोषण डायरेक्ट मानना अनुच्छेद 24, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। तो भारतीय संविधान के तहत विधान की अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारतीय संविधान के तहत विधान की अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में देखिए, आपका संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं किए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अन्य शक्ति संसद में निहित होती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 में है, राज्य के बजाय केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करने की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई एक विशेषता थी। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 में आपका है, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ मूल रूप से संघीय विधायिका में निहित थी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रश्न नंबर 110 ही। और देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनिवार्य अनुपात क्या है? तो अनिवार्य अनुपात आपका 3:2 है। 111 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भावी निरसन का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय को अनुमानित है। एक नंबर बताइएगा। देखिए, भावी निरसन का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय को यह अनुमति देता है कि अनुमति देता है कि किसी कानून को समन्वय घोषित करें, जबकि उस घोषणा के प्रभाव को भविष्य के मामलों या लेन देन तक सीमित रखें। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद करते जाते हैं, हर क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, कितना रिक्वेस्ट करवाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। देखिए, अनुच्छेद 25 सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 का सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान क्या हो जाएगा? चलिए अपने मन से बताइएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका न्यायाधीशों का वेतन। याद रखिए, अनुच्छेद 125 में बताइए। अनुच्छेद 129 में आपका हो जाएगा अभिलेख न्यायालय, 1-2 में हो जाएगा। 137 में जो कुछ मामलों का अंतरण। 139 का ए में निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन, याद रखिएगा।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए गलती हो गई यहाँ पे, 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए 137 का हो जाएगा निर्णय एवं महादेशों का पुनर्विलोकन। 139 का एम हो जाएगा कुछ मामलों का अंतरण। याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। तो एजेंसियों और उनसे संबंधित स्थापना वर्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, देखिए एजेंसियों और उनसे संबंधित स्थापना वर्षों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना कि कितने सही सुमिलित हैं। देखिए एक में केंद्रीय वन्य क्या है, अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963 बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED 1956 बिल्कुल आपका सही है। देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस यानी कि RAW रॉ 1968 ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB 1992 बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB का गठन स्थापक औषधि के मन स्वाभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था, 1992 में नहीं किया गया था। नंबर रखिए 1900 कब किया था, 1986 में किया गया था, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर करने का केवल 3 युग्म आपका सही सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 14 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 250 देता है। कौन सा देता है, तो अनुच्छेद 250 देता है, याद रखिएगा। ये सब इतना हल्का क्वेश्चन था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 115 रखिए। यहाँ क्या करना है, मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। ये सूची 1 में आपका अनुच्छेद दिया और सूची 2 में का प्रावधान बताइए। अनुच्छेद 268 का प्रावधान क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 268 का प्रावधान आपका हो जाएगा केंद्रीय द्वारा लगाए गए कर लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और उपयोग किए गए, याद रखिए ये आपका 2 में हो जाएगा। अनुच्छेद 269 का प्रावधान क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 269 का प्रावधान आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए, याद रखिए ये आपका 2 में हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 269 का ए, अनुच्छेद 269 का ए आपका किस में हो जाता है, बी हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। अंतर्राज्यीय राज्य व्यापार या वाणिज्यिक में GST का अवरोपण और संग्रह। अनुच्छेद 270 हो जाएगा आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एकत्रित किए गए लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत, केंद्रों के बीच विस्तृत, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। जल संचय भागीदारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल संचय जन भागीदारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कम लागत वाली कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 117 की ओर। प्रश्न नंबर 117 की ओर बताइए, हाल ही में शुरू किया गया मिशन स्नेहजोरी मुख्य रूप से किस उत्पादक की वैश्विक ब्रांडिंग से संबंधित है, ब्रांडिंग से संबंधित है, तो आपका असम चाय से आपका संबंधित है। कि हाल ही में शुरू किया गया मिशन स्नेहजोरी मुख्य रूप से किस उत्पाद की वैश्विक ब्रांडिंग से संबंधित है, चाय उत्पादन से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। तो पुरस्कारों और उनसे संबंधित प्राप्तकर्ताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए आप पुरस्कारों और उनके संबंधित प्राप्तकर्ताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा आपका सही सुमिलित है, कितने सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का 60वां R बैरामुथु को मिला है, तो बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द्वितीय जयकर पुरस्कार 2025 क्या लिऊ जियानु को मिला है, लिऊ जियाओ कुन को मिला है, क्या कथन 2 आपका सही सुमिलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत, तो बिल्कुल आपका ये भी सही सुमिलित है। सरस्वती सम्मान 2025 पुष्पा भारती, बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए सरस्वती सम्मान 2025, देखिए 2025 का 35वां सरस्वती सम्मान बंगाली लेखक
राजकुमार किसको मिला है, तो मुखोपाध्याय को उनके 2020 के उपन्यास हर पर्वती कथा के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपको जो केवल 3 युग्म आपका सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और उनके संबंधित मेजबान स्थलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 क्या ऑस्लो नॉर्वे, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 एबियसलेस बैंस फ्रांस, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली भारत, क्या आपका 4 आपका सही सुमिलित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सही सुमिलित। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें चारों आपका जो है सही सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ आपका स्थित है, ये आपका थूथुकुडी तमिलनाडु में आपका स्थित है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 123 नंबर 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, बताइए, हाल ही में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हाल ही में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, एक मैया वित्त मंत्रालय के तहत वित्त सेवा विभाग द्वारा प्रकाशित हैं, जो कि बिल्कुल आप यही आपको प्रकाशित किए हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऋणदाताओं को गारंटी कवर प्रदान करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को कम से कम 20% संपार्श्विक गिरवी रखना अनिवार्य है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत दिए गए ऋणों पर ब्याज दरों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कि कौन सा आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। तो हाल ही में शुरू किए गए सी मार्ट मिशन को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आपका उत्तरदायी है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आपका उत्तरदायी है, तो ये आपका आंसर रखिए बिहार ग्रामीण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में ऑपरेशन सागर बंधु का प्राथमिक केंद्र था, प्राथमिक केंद्र था, तो आपका श्रीलंका था, याद रखिएगा भैया। 124 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, सूची 1 में आपका त्यौहार दिया हुआ है, सूची 2 में आपका स्थान दिया हुआ है। बताइए, चपचर कूट त्यौहार आपका कौन सा राज्य में मनाया जाता है, ये आपका कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको सबको पता भी है, आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चलिए एक सेकंड रुकिए, तो और जब तक ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। देखिए, चाइरोवा त्यौहार कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कितना इजी क्वेश्चन भी आ रहा है। त्यौहार आप लोग तो याद जरूर किए होंगे, क्योंकि त्यौहार से हर बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। राजा त्यौहार आपका कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो राजा त्यौहार आपका जो है सो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए, मत्स्य त्यौहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन देख के मिला कि ऐसा बात नहीं है, हमको याद था पहले से। 125 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में संस्थानों या स्थानों के नाम बदलने और उनके नए नामों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में संस्थानों या स्थानों का नाम बदलने और उनके नए नामों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। क्योंकि एक में है तारापानी टाइगर रिजर्व, विष्णु सिदर वाकन टाइगर रिजर्व, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, बिल्कुल आपका सही है। केंद्रीय सचिवालय सेवा तीर्थ, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल कर कर्तव्य भवन कर दिया गया। क्या कर्तव्य भवन रख दिया है, याद रखिए, इसको काट दीजिएगा, कर्तव्य भवन, याद रखिएगा। बताइए, सब बोल रहा था कि कितने सुमिलित है। सिल्कयारा सुरंग, बाबा बैखनाक सुरंग, बैखनाक सुरंग, क्या आपका 3 सही सुमिलित है, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। फोर्ट विलियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर आपका
अजय दुर्ग किया गया, ना कि आपका सुभाष चंद्र बोस किया गया, अजय दुर्ग किया गया, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 युग्म आपका सही सुमेलित हैं। 126 नंबर प्रश्न बताइए, खेल चौक या खिलाड़ियों को उनके संबंधित विशिष्ट खेलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना है, कितने आपका सही सुमेलित हैं। देखिए कितने सही सुमेलित है, देखिए एक में आपका है एस मुरलीधरन बैडमिंटन, एस मुरलीधरन कितने सही सुमेलित है बैडमिंटन, मुरलीधरन तो आपका क्रिकेट खेलते थे भैया। थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार चैट जीपीटी करके देख लेते हैं, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइए भैया। जी बिल्कुल सही उत्तर है भैया, एस मुरलीधरन आपका क्रिकेटर में भी है, मुथैया मुरलीधरन है। देखिए आर्मांडो एग्रोलो पोलाको फुटबॉल से है, बिल्कुल सही। देखिए सुभाष राणा हॉकी बिल्कुल गलत है, अजय सिंह तैराकी बिल्कुल आपको गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए सुभाष राणा निशानेबाजी से आपका संबंधित हैं, किससे है तो आपका यहाँ काट देते हैं, यहाँ निशानेबाजी से संबंधित हैं। देखिए अजय सिंह आपका किससे संबंधित है, तो अजय सिंह आपका एक प्रमुख स्क्वैश खिलाड़ी, कौन सा स्क्वैश खिलाड़ी है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 युग्म आपका सही सुमेलित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 की। देखिए सूची 1 में आपका नियुक्त नेता है और देश है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को मिलान कीजिएगा। चलिए इसका आंसर चलिए हमें बता देते हैं। देखिए कारोल नोवोक्री क्या है, कारोल नोवोक्री क्या कौन सा देश से आपका संबंधित है, तो ये आपका जो है सो पोलैंड देश से आपका संबंधित है। तो जस्टिन सिन्यागुयुमोवा, मतलब कैसा कैसा नाम है भैया, मूड खराब हो जाता है। ये आपका रवांडा से संबंधित है। देखिए सिफी गरीब आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है सो एक में अल्जीरिया से संबंधित है, देश से संबंधित है। नेस्टर एंटाहोनटुए ये आपका बुरुंडी से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा भैया। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका नाम है ऐसा, अंग्रेज का नाम ऐसा लिखा रहता है ना कि आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे वो लोग बोलता है अपने आप में। 128 नंबर प्रश्न बताइए, हाल ही में विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका नीलकंठ मिश्रा को आपका नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। तो हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अला नवटोर में मंगोलिया के प्रमुख स्थानों के साथ 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर कौन किए हैं, तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय किए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 130वां प्रश्न देखिएगा, भारत द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित मुक्त व्यापार समझौते को उनके हस्ताक्षरित होने के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में सबसे पहले वाले से शुरू करते हुए में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भैया थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है उसमें, गाली गलौज कमेंट में प्लीज़ नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं गलत पढ़ दिए हैं तो इतना 150 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें 1-2 को गलत हो ही सकता है। तो क्या होता है कि 2-3 आदमी आते हैं कमेंट में गाली गलौज करके चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा मोटिवेट नहीं होता, मनोबल डाउन हो जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट अच्छा वाला कीजिएगा भैया। देखिए भारत द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित मुक्त व्यापार समझौते को निम्नलिखित हस्ताक्षरित होने के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में सबसे पहले वाले से शुरू करते हुए में व्यवस्थित करें। सबसे पहले वाले से शुरू करना है, सबसे पहले वाले आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा भारत मॉरिशस ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद भारत यूएई ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान भारत इफ्ता हो जाएगा, भारत ये इफ्ता हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा भारत यूरोपीय संघ, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की। बताइए जीआई उत्पादक है और राज्य है, बताइए जादव पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित हैं, तो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका झारखंड राज्य से संबंधित हैं। देखिए बालम खीरा किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए पीडिया पेंटिंग आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। देखिए सांगरी फली आपका जो है राजस्थान से आपका संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 की ओर। देखिए 132 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, नासा के किस भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री ने 2026 में सोयूज M29 से इसके लिए उड़ान भरी है, तो आपका अनिल मेनन भरी है, याद रखिए कौन, आपका अनिल मेनन भरी है। नासा के किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने 2026 में
सोयूज MS-29 से ISS के लिए उड़ान भरी है, तो आपका अनिल मेनन भरी है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए अनिल मेनन भारतीय और यूक्रेनी मूल का नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने जुलाई 2026 में सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 की ओर। भारतीय सेना के किस नई घोषित यूनिट को खास तौर पर ड्रोन से आर्टिलरी फॉर्मेशन के तौर पर तैयार किया गया है? तो भारतीय सेना के किस नई घोषित यूनिट को खास तौर पर ड्रोन से लेस आर्टिलरी फॉर्मेशन के तौर पर तैयार किया गया है? तो आपका शक्तिवान रेजिमेंट को तैयार किया गया है। तो 34 नंबर प्रश्न बताइए, भारत में नई राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा जगह तय नहीं की गई है? कौन सा जगह पर तय नहीं की गई है? तो आपका देखिए पानीपत हरियाणा पर तय नहीं की गई है। 135 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? भारत का पहला एनिमल स्टेट सेल बायो बैंक कहाँ स्थित हैं? आपका हैदराबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर 136 की ओर। विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में आपका है, यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसे इसरो और PSLV CST मिशन के दौरान सफलतापूर्वक फ्लाइट वैलिडेट किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 3 में ये इस ताइवान में TMSC द्वारा बनाया गया था, क्योंकि भारत में स्पेस ग्रेड चिप बनाने की सुविधा नहीं है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इसका सही उत्तर आपका 3 का क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका निर्माण ताइवान में नहीं किया गया है। इस परियोजना का एक प्रमुख मील का पत्थर यह है कि इसे 180 नैनोमीटर CMOS तकनीकी का उपयोग करके चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में पूरी तरह से भारत में निर्मित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यह जो सबका जो मिशन है क्रिटिकल माइक्रो प्रोसेसिंग भारत की बढ़ती घरेलू क्षमता को दर्शाता है, याद रखिएगा। इसके सही उत्तर आपका 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। तो भारत के पहले स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम तारा का अर्थ क्या है? बताइए, भारत का पहले स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम तारा का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। तारा का क्या अर्थ है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको जगह टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ध्यान रखिएगा। 138 नंबर प्रश्न बताइए, सूची 1 में सूचकांक दिया, सूची 2 में को भारत का रैंक दिया हुआ। बताइए, विधि का शासन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक आपका कौन सा? तो भारत का रैंक आपको जो मिला है 50वां। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक आपका क्या है? तो भारत की रैंक आपका है, याद रखिएगा, 115वां है, 115वां है। लेकिन विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में आपका भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक आपका ग्लोबल जेंडर इसका आपका जो है सो 2वां है, याद रखिएगा। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपका इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, 3रा हो जाएगा। किसमें? 3रा जो है 71वां, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका आंसर मिलान कर लिया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका 1 में हो जाएगा, फिर बी आपका 4 में हो जाएगा, सी आपका 2 में हो जाएगा और डी आपका 4 में हो जाएगा। ध्यान रखिए 3 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर प्रश्न देखिए, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2026 में आधिकारिक तौर पर किस देश ने बांग्लादेश की जगह ली है? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में आधिकारिक तौर पर किस देश ने बांग्लादेश की जगह ली है? कौन सा देश आपका बांग्लादेश की जगह लिए हैं? तो आपका स्कॉटलैंड जगह लिए हैं, याद रखिएगा। अगला 140 नंबर प्रश्न बताइएगा, स्काई रूट एरोस्पेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया गया इसका विक्रम 1 रॉकेट भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर क्लास लॉन्च का एक व्हीकल है, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में आपका है विक्रम 1 एक 2 चरण वाला लॉन्च व्हीकल है, जिसे पारंपरिक एल्युमिनियम लॉयल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो बिल्कुल आपका कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत आपका कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। यह भारत के पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है,
ये आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए स्काई रूट एरोस्पेस के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की ओर। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका एलोना रिवाकिना जीते हैं, याद रखिएगा। 142 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न। देखिए हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारत में कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही। तो भारत में बॉक्सिंग में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है। गुरबचन सिंह 2 व्यक्ति पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट बने हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए चारों कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। सब क्वेश्चन को याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने इस 21 घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इसके विरोध में आपका नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो होम रूल आंदोलन के दौरान मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट और उनकी सहयोगियों को हिरासत में लिया जाना, इसके कारण जो है आपका एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? किसके कारण में शासनकाल में आपका घटित हुई थी? तो आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में आपका ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 145 की ओर। बताइए सिक्किम का पूर्ण रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में इसके वंशानुगत शासक चोग्याल की उपाधि धारण करते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में 1975 में भारतीय संघ में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले 1974 में भारत का एक अनुषंगी राज्य बना, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए 2 में इसे डॉल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 146 को। बताइए सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बताइए सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिए। और देखिए वो 1916 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की संस्थापक सदस्य में से एक थी, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है। बाकी ए सही है, बी सही है और सी भी आपका सही है। 147 में पर अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो ये आपका सुरेंद्र बनर्जी हैं। कौन है? सुरेंद्र बनर्जी हैं। 148 नंबर प्रश्न बताइए 1910 में से भारत के स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 149 की ओर। तो निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल और उसके प्रशासनिक उपाय में कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म आपका सही बोला? निम्नलिखित गवर्नर जनरल और उनके प्रमुख प्रशासनिक उपाय का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म आपका सही है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो ये आपको देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस दरोगाओं के अधीन पुलिस स्टेशन थानों के साथ दरोगा प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थाना कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 150। भारत और राष्ट्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जाइएगा भी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए भारत और राष्ट्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? कथन 1 में गणतंत्र बनने के बाद भी राष्ट्रीय मंडल के सदस्य के रूप में भारत का नियंत्रता 1949 के लंदन घोषणा के द्वारा संभव हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता के प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। 1926 में बाल्फोर घोषणा डोमिनियन और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्त समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया, जो स्थिति में सामने थे और किसी तरह से एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं थे। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका 1 और 3 आपका सही। भारत और राष्ट्रमंडल के संबंध में 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।